तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अभी थोड़ी देर पहले खिताब किया और दहशतगर्दी पर मजबूती के साथ अपनी बात रखी और कहा कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खातिर आतंक के खिलाफ यानी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये बेहद जरूरी है, ये लाजमी हो चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया जो बिखर रही है वो किसी के भी हक में नहीं है, दुनिया को एक होना पड़ेगा। प्लास्टिक के तई उन्होंने अपनी फिक्र का इजहार किया, माहौलियाती तब्दीली के तई उन्होंने अपनी फिक्र का इजहार किया और यह भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हिंदुस्तान का जो योगदान है या जिसको हम कहना चाहिए हिंदुस्तान बहुत कम इसमें गुनहगार है या उसका बहुत कम हिस्सा है, वो मुल्क हैं जो कि इस पे ज्यादा जिन्होंने इसको लेकर के ज्यादा दिक्कतें पैदा की हैं। हमारा तो बहुत कम इसमें हिस्सा है, बल्कि इसको बेहतर बनाने में हम अपना ताउन ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे 2014 की भी वो बात। 2014 के बाद आज दूसरी बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूएन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे। 2014 में भी उन्होंने दहशतगर्दी को लेकर अपनी फिक्र का इजहार किया था और आज उन्होंने दहशतगर्दी को लेकर के पूरे दुनिया को सख्त होने के लिए कहा है, साथ होने के लिए कहा है, एक होने के लिए कहा है। और इसके थोड़ी देर बाद यानी 2 लोगों के बोलने के बाद पाकिस्तानी वजीर आजम भी अपनी बात रखेंगे। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनसे भी मैं पीएम की तकरीर के बारे में तफसील से बात करूंगा और जैसा कि लग रहा था वैसा ही हुआ है। मेरे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार है। तो मैंने अपने साथ अमलेंदु उपाध्याय जी को भी जोड़ा है जो कि सीनियर सहाफी हैं। उनसे शुरुआत करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। मैं प्रोफेसर सीमा सिंह जी आपके पास आता हूं। हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया बुद्ध दिया है, ये बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के स्टेज से, दुनिया के मंच से दुनिया तक जानी चाहिए। देखिए, आज की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, जैसा कि हम लोगों को अंदाजा था कि वो कुछ निश्चित मुद्दों पे जो कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं मुद्दों पर मुख्यतः जोर देंगे। और अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभी हम लोग जब स्पीच सुन रहे थे तो अभी हम लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस इस बात को लेकर के है कि दुनिया में चाहे जितने ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें एक कॉमन कंसेंसस बनाना होगा अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के। और अगर आज आप पूरी दुनिया में जो भी चीजें चल रही है, अगर हम आज दुनिया के अस्तित्व पे खतरे की बात करते हैं तो 2 जो सबसे महत्वपूर्ण खतरे हैं, एक खतरा हमारा आतंकवाद का है और दूसरा खतरा हमारा पर्यावरण को बढ़ने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर के है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन दोनों बातों को उठाया और ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लीडर के रूप में जिन मुद्दों को आप देखिए, अगर आप उनकी पूरी स्पीच को, तो उन्होंने किसी भी छोटे मुद्दे को नहीं छुआ। कश्मीर हमारा इंटरनल मामला था, ऑब्वियसली उस पर बात करने का कोई तुक नहीं बनता था। पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया, जो कि बिल्कुल ठीक था, नाम लेने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अगर आप देखिए तो जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बोल दिया था कि आतंकवाद के मुद्दे को तो हैंडल करने के लिए मोदी जी ही सफिशिएंट है। तो पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है ये इंडिया को बखूबी आता है। सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है कि आतंकवाद आज जो पाकिस्तान में पहले जड़ें जमा चुका था और पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण सोर्स भी है, वहां से ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। शुरू में भारत जिस बात को लगातार उठाता रहा कि आतंकवाद पे पूरी दुनिया को एक गंभीर प्रयास करने चाहिए,
दुनिया ने इसको नजरअंदाज किया। लेकिन अगर आज आप देखिए तो दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि आतंकवाद से अछूता है। तो अगर हमें इस दुनिया के अस्तित्व को बचाना है, मानवता के अस्तित्व को बचाना है, धरती के अस्तित्व को बचाना है, तो दो इन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे पूरी दुनिया को अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। और कोई भी अगर आज ये सोच रहा है कि हम इसके विक्टिम नहीं है और कोई और विक्टिम है, तो मैं आपको बता दूं धीरे धीरे चीजें अभी हम लोगों ने पिछले 20-25 साल में जो चेंजेस आए हैं उसको हमने देखा है कि किस तरीके से धरती पे प्रजातियों के नष्ट होने की स्पीड बढ़ी है और किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में आतंकवाद नए नए रूप में सामने आ रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच इस लिहाज से है कि अब पूरी दुनिया को एकजुट होकर के कम से कम दो मुद्दों पे एक यूनानिमस तरीके से राय बना करके इन दोनों ही चीजों के थ्रू मानवता और धरती दोनों के अस्तित्व को बचाना होगा। मैं आ रहा हूं आपके पास सीमा सिंह जी। अमलेंदु जी, ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं नरेंद्र मोदी, वजीर आजम हिंदुस्तान, और दुनिया ने लोहा भी माना है। आज की स्पीच से भी ये साफ हो गया है कि हमें दुनिया की फिक्र है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। वजीर आजम ने स्पीच में कहा कि हम लोग तमाम लोगों की खुशियां सोचते हैं, हम अपनी सीमा तक ही महदूद नहीं हैं, हम दुनिया, ब्रह्मांड, संसार जो कह लें आप, उसके एक एक जर्रे की खुशी सोचते हैं, कि एक जर्रे की फिक्र करने वाले लोग हैं। देखिए, बहुत अच्छा आज प्रधानमंत्री का भाषण था। मुझे लगता है कि ऐसे ही भाषण प्रधानमंत्री को देने चाहिए हमेशा। और भारत की जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की और जिस तरीके से 3000 साल और 5000 साल और कई हजार साल की संस्कृति का हवाला दिया, तो वो निश्चित तौर पे एक अच्छी चीज़ है। और दुनिया को भी, पहले से दुनिया जानती है भारत को, और प्रधानमंत्री ने फिर उसको एक बार याद दिलाया दुनिया को, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही भाषण मुझे लगता है कि दिए जाना चाहिए। और सीमा सिंह जी ने अच्छी बात कही कि पर्यावरण को लेकर के और विश्व शांति को लेकर के जिस तरीके से आज सारी दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी आज जो कुछ कहा है, जो कहा है उस पर अमल होना चाहिए। भारत में भी होना चाहिए और भारत के बाहर भी दुनिया में भी जो है वो अमल होना चाहिए। दूसरी काफ़ी उन्होंने बातें कही हैं। अब जैसे कि बहुत सी चीज़ों का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब आतंकवाद की जिस तरीके से बात है, तो अभी तो असल में पूरी दुनिया के पैमाने पर यह तय नहीं है कि आतंकवाद है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसका जनक कौन है। तो दुनिया को बैठ के ये भी तय करना चाहिए कि आतंकवाद क्या है और कौन उसका जनक है, कौन उसको फंड दे रहा है। अब जिनको आतंकवाद कहा जा रहा है, असल में वो सब तो एक दुनिया की बड़ी ताकत जो है उसके पाले हुए लोग भी हैं। और लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए दूसरे देशों में पैर रखने के लिए, दूसरे देशों की राजनीति की अंदरूनी राजनीति दखल देने के लिए इस तरीके के तत्वों को पैदा किया, उनको सहायता दी। और आज वही लोग जो है वो उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। तो ये बात सही है कि आप भस्मासुर पालेंगे तो भस्मासुर आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो जो भी देश हों या जो भी ताकतें हों या जो भी वैश्विक ताकतें जो किसी भी तरीके से दूसरे देशों की राजनीति में, अंदरूनी राजनीति में दखल दे करके इस तरीके के ताकतों को पनाह देती हैं या उनको सपोर्ट करती हैं या उनको फंड पहुंचाती हैं, देती हैं, वो ताकतें एक ना एक दिन जो उनको फंड देने वाला है, जो उनको मजबूत करने वाला है, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। ग्लोबल लीडर के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी पहचान बना रहे हैं, बना चुके हैं। 2014 में पहला खिताब, आज दूसरा खिताब। इस बीच बहुत कुछ हुआ, बहुत चीजें हुई, बड़े निर्णायक फैसले हुए। ऐसे में कैसे देखें? नहीं, देखिए, अब जाहिर सी बात है कि भारत के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ग्लोबल लीडर तो होंगे ही। जो भी भारत का नेता होगा, जो भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, वो निश्चित तौर पर ग्लोबल लीडर होगा। चूंकि भारत एक बड़ा देश है, दुनिया में सबसे बड़ा लीडर होगा नहीं पूछा है। मैंने पूछा आपसे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं कि नहीं। मैं पिछलों की बात नहीं कर रहा हूं। पिछलों ने कुछ गलतियां भी की हैं और पिछलों की गलतियों की वजह से लंबा खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बड़े फैसले लेने वाले बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई ऐसे फैसले तो सामने आए नहीं है जो दुनियावी सतह पर देखे जाएं, तो इस तरीके के फैसले नहीं आए। भाषण बहुत अच्छे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छे भाषण आते रहने चाहिए। जिस तरीके से भाषण अच्छे आए उस तरीके से आगे काम। आज इमरान खान कहते हैं कि मैं मायूस हूं, मैं लाचार हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, तो ये क्या है? ये क्या है? क्या हिंदुस्तान का बड़ा फैसला पड़ोसी मुल्क को परेशान नहीं कर गया? देखिए, अगर आप भारत को पाकिस्तान के बराबर ले आके खड़ा कर देंगे तो अच्छी चीज नहीं है। नहीं, मैं उस प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों से कर रखा था। उससे निपटने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी तो दिखाई गई है। देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के बराबरी नहीं कर सकता।
लेकिन भारत के लीडरान का नाम ले लेकर के वो यूएन में चिट्ठियां लिखता है, उनका नाम यूएन के तमाम प्लेटफॉर्म में अपने इंटरव्यू में देता है। मैं किनका जिक्र कर रहा हूं वो भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये भी एक सच है। अब आप ये बताइए कि अगर कोई गली का गुंडा मेरे घर के बाहर आकर के मुझको गालियां देने लगे तो क्या मैं भी निकल के उसको गाली दूंगा? नहीं दूंगा ना। मेरा बड़प्पन यही होगा कि मैं उसको इग्नोर करूंगा, और वही आज प्रधानमंत्री ने किया। उसको इग्नोर करने की कोशिश की उन्होंने पाकिस्तान को, और ये अच्छी चीज है। मतलब भारत की तरफ से पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाना चाहिए? क्यों ले भाई? हमारी उससे क्या बराबरी है? हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हम 70 साल से लगातार विकास के पथ पे हैं। उसके यहाँ 70 साल में डेमोक्रेसी का लगातार रोज कत्ल हुआ है। तो हमसे उसका क्या मुकाबला है? हम उसका बार बार नाम क्यों लेंगे? हमें उसका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमसे पिछड़ा हुआ ठीक है, हमारा भाई है, वो परेशान है। अगर वो नाकामयाब हुआ है तो उसकी नाकामयाबी हमारी गलतियां नहीं है। वो अपनी गलतियों की वजह से नाकामयाब हुआ है, उसको अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। और अगर वो हमारे ऊपर दोषारोपण करके, हमारे ऊपर अगर चीजें डाल के अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करेगा तो नुकसान उसको होगा। हमें उसकी यूएन के तमाम प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान ने यही तो किया सर। आपने भी देखा होगा, हिंदुस्तान 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 का राग अलापते रहे, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इमरान खान ने इसके अलावा किया क्या? और क्या कहते हैं, मैं मायूस हूं, मैं दुनिया से मायूस हो गया, मैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मायूस हो गया, मैं इस्लामिक मुल्कों के धोखे से मायूस हो गया। ये तमाम बातें भी वो उसी मंचों से कहते रहे। देखिए, अब वो क्या कहते रहे उसको छोड़ दिया। वैसे कहने को तो सबसे अच्छे दोस्त जब माने जाते थे एर्दोगन, जो उन्हें बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री को डाक टिकट जारी किया था, और वो यूएन की असेंबली में जाकर के क्या बोले कि कश्मीर को लेकर खुली हवा में जेल कह दिया। तो बोलती रहे दुनिया, जिसको जो बोलना बोलता रहे। भारत बड़ा देश है, भारत की अपनी जिम्मेदारियां हैं, और भारत इन छोटे मोटे पछड़ों में नहीं पड़ना चाहेगा। वो चाहे एर्दोगन हो, चाहे इमरान खान हो। भारत के सामने तुर्की हो या पाकिस्तान हो, इन सब की कोई हैसियत नहीं है, और भारत को इन छोटे मोटे पछड़ों में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे अपने अंदरूनी मसाइल हैं, ठीक है, वो अंदरूनी राजनीति है, उसमें अंदरूनी बातें होती रहेंगी। लेकिन जब हम दुनिया के बाहर की सतह पर जाएंगे तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दुनिया को जो है बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वही हमारा वही बात है। तो हम जब दुनिया के मंच पर जाएंगे तो हम भारत को का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाएंगे। भारत की जो हमारी हजारों साल की जो लंबी ऐतिहासिक जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, हम उसका वहां प्रतिनिधित्व करेंगे। ये परंपराएं पाकिस्तान में भी होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था जी। 70 साल पहले तो अलग हुए ना, उससे पहले तो हिंदुस्तान में ही थे। तो जो परंपराएं यहाँ की वहां भी है ना, तो पाकिस्तान को भी उन परंपराओं पे गर्व होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये है, चूंकि वो टू नेशन थ्योरी के उससे जन्मा है, तो वो अपने को 70 साल पुराना ही मानता है, और जिसका जन्म होता है वो मरता भी है। तो पाकिस्तान एक दिन समाप्त भी होगा, क्योंकि वो एक फर्जी सिद्धांत के आधार पर गढ़ा गया है। वो भारत नहीं है। भारत की अपनी जो एक लंबी परंपरा है वो पाकिस्तान की परंपरा नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान एक दिन समाप्त भी होगा, ये भी तय है। तो इसलिए भारत को पाकिस्तान के पछड़ों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पाकिस्तान का अपना सिरदर्द है, वो हमको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। हमने तो पाकिस्तान को कभी इस तरीके से ट्रीट नहीं किया। वो हमारे यहाँ रोज दखलंदाजी करता, हमने कब उसके यहाँ दखलंदाजी करी? वो हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है, हमने कब उसके यहाँ आतंकवादी भेजे? तो ये उसका सिर दर्द है, तो वो अपना सिर दर्द पाले, और वो जितना हमको परेशान करेगा उतना उसका नुकसान होगा। तो प्रोफेसर सीमा जी, अमलेंदु जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेहतर स्पीच थी, शानदार स्पीच थी, और इससे बेहतर हो भी नहीं सकती, क्योंकि तमाम वो बातें अगली जो आनी चाहिए थी, और एक बड़े दिल वाले या बड़े मुल्क का जो तरीकाकार होता है वो दिखा। देखिए, यहाँ पे मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो मैं अमलेंदु जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। देखिए, एक होता है कि हम उनकी स्पीच को सिर्फ एज ए हेड ऑफ द स्टेट की स्पीच के तौर पे देख रहे हैं, पर मैं यहाँ बैठ करके इनकी स्पीच की काफी एनालिसिस करने की कोशिश कर रही थी। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध की बात करी, जब उन्होंने विवेकानंद की बात करी, तो एक्चुअल में गौतम बुद्ध या विवेकानंद के नाम को जब उन्होंने कोट करके जिस इंडियन फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, हमें कहीं न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं उसके रूट में भी जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में बुद्ध की फिलॉसफी क्या थी, एक्चुअल में स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी क्या थी। अभी अमलेंदु भाई एक बात बोल रहे थे, मैं इसी के आगे बढ़ाती हूँ। पहले आप देखिए कि अगर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को आप देखिए तो भारत कहां तक फैला हुआ था। भारत जैसे जैसे जो हिस्से हिंदुस्तान से अलग होते गए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो इराक हो, वो धीरे धीरे अशांत क्षेत्र बनते गए, और उनकी अशांति का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि उन्होंने बुद्ध की उस आस्था को छोड़ दिया, उस आस्था में अपने विश्वास को छोड़ दिया, जिसके कारण ये पूरा का पूरा भूखंड जाना जाता था। तो बुद्ध को छोड़ने का क्या परिणाम होता है, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल खुद पाकिस्तान है। खुद
अफगानिस्तान है जो कि उससे अफेक्टेड है। आज वहां पे आतंकवाद ने वहां पे शांति को खत्म कर दिया, वहां पे समृद्धि को खत्म कर दिया, वहां पे स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। तो आज पूरी दुनिया को इस बात का रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि अगर हमने इन चीजों को रोका नहीं और पूरी दुनिया अगर बुद्ध के मॉडल को, शांति के मॉडल को नहीं अडॉप्ट करेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब ये अशांत क्षेत्र जो कि भारत के अड़ोस पड़ोस में स्थित है ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। एक मैं और बात कहना चाहूंगी इमरान भाई यहाँ पे जी। जब इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी तो वसुधैव कुटुंबकम में जब आप परिवार की बात करते हैं तो परिवार में लाइफ की क्वालिटी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। मेरा सीधा सीधा मतलब यहाँ पे पर्यावरण से था। अभी जैसे अमलेंदु जी भी एक बात कर रहे थे कि दुनिया में इतने कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। जैसे इन्होंने अभी बोला कि आतंकवाद तो अमीर देशों ने तैयार किया, उसका तो एग्जीक्यूशन एक्चुअल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया गया। तो अमीर देशों ने जो अपना प्लेस ऑफ एक्शन चाहे अफगानिस्तान या पाकिस्तान को बनाया, ये टेंडेंसी अगर जारी रही, पहली बात तो ये कि ये टेंडेंसी इनके अंदर आई क्यों। तो मैं तो आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं जितने भी लोग भी सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि अब हमारे लिए ये सोचने का समय आ गया है कि ये जो पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नया जो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप किया गया जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है। तो आज अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया के कोई भी देश प्रॉफिट मेकिंग में लगे हैं, चाहे उनको उसके लिए किसी भी शांत क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित करना पड़े, कहीं से पूरी की पूरी जनजातियों को या आबादी को समाप्त कर देना पड़े, या अपने हथियारों को बेचने के लिए एक नई मार्केट क्रिएट करना पड़े। एक्चुअल में अगर आप देखिए तो ये जो मनी बेस्ड मॉडल है ये वाकई में पूरी दुनिया के कितने इंटरेस्ट में, हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इस समस्या को रियलाइज नहीं करेंगे, आप खुद देखिए कि रियो से शुरू हुआ था पर्यावरण का मसला जी। रियो से लेकर के आज हम 2019 तक पहुंच गए हैं। 2019 तक आज पूरी दुनिया ये बताने की स्थिति में है कि जितने ये अर्थ समिट किए गए एक्चुअल में उसका जो हमें आउटकम मिला वो क्या मिला है। आज भी हम कहते हैं कि 2019 जो है वो 18 से गर्म था, 18 17 से गर्म था, 17। इसका मतलब ये क्लियर है कि हम सही डायरेक्शन में, जहां पे एक्चुअल में हमें एक्शन करना चाहिए वहां पे हम एक्शन नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत श्योर हूं कि हमारी अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को इन डेप्थ आप एनालिसिस करिए तो वो उसी बात की ओर इंडिकेशन कर रहे हैं कि जब तक हम इन चीजों पर नहीं आएंगे, बिना रूट कॉज को आइडेंटिफाई किए सिर्फ सम्मेलन करना, बातें करना, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब समय है कि आप इसको कार्यान्वित करिए और कार्यान्वित करने के लिए जरूरी यह है कि रियो से लेके अब तक अगर हम 5% भी अपने टारगेट को या 1% भी अगर अपने टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो एक्चुअल में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बड़ी बात, तो पूरी दुनिया को इस पर मंथन करना चाहिए। वजीर, मैं इसी बात को आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। अगर वो प्लास्टिक की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, दुनिया में अमन की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति ये बात कर रहा है जो कहता है वो करके दिखाता है। इस तरह की एक इमेज क्रिएट तो हुई है, चाहे वो 370 हटने का मामला हो, ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ मामला हो, या और भी बहुत सख्त फैसले हो। ऐसे में उनकी इस बात का दुनिया पर और देश पर भी कितना असर होगा? देखिए, एक तो पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से पर्यावरण का सवाल है तो सीमा जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही और मैं भी उस बात को आगे बढ़ाता हूं। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा है कि भाई जो दुनिया के ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जो संकट आया है, तो उसमें हमारा योगदान तो बहुत कम है। दरअसल जो विकसित देश जो अपने को कहते हैं, जो आज अपने को सभ्य भी कह रहे हैं और हमको असभ्य बता रहे हैं और विकासशील और अविकसित बता रहे हैं, असल में ये सारी दुनिया के ऊपर जो जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है वो उन्हीं देशों की देन है। और जिस तरीके से आपने अंधाधुंध औद्योगिकीकरण किया और आपने अपने को विकसित किया और सस्ते श्रम की तलाश में आपने भारत जैसे और तीसरी दुनिया के जो मुल्क थे उनको आपने जो है अपना एक तरीके से उपनिवेश बनाने की कोशिश की, बनाया भी, तो उस सब के दुष्परिणाम अब निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन चूंकि सरहदें जो हैं वो हवा को नहीं रोक सकती, वो वातावरण को नहीं रोक सकती सरहदें, तो अब उसका दुष्प्रभाव जो है वो उन विकसित देशों पे भी पड़ रहा है। प्रदूषण हो रहा है तो उन विकसित देशों पे भी हो रहा है। लेकिन चूंकि उनका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम जो है वो तीसरी दुनिया के मुल्क भोगते हैं, जो गरीब आबादी है वो भोगते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि भारत और इस तरीके की जो देश है उनके ऊपर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है
कि जब इस पे कार्रवाई की बात आती है तो इन तीसरी दुनिया के देशों पे ही जिम्मेदारी डाली जाती है कि इसको दूर करने के लिए जो उपाय किए जाने उनमें सबसे ज्यादा योगदान वही छोटी दुनिया के देश दें। अब आप देखिए फ्रांस में एक येलो वेस्ट करके आंदोलन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि जो पर्यावरण को सुधारने के लिए जो फ्रांस का हिस्सा जो जाना है तो उसकी वजह से वहां लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो उसके खिलाफ अब वहां आंदोलन हो रहा है कि ये टैक्स नहीं लगने चाहिए। तो यानी दुनिया के की जो जलवायु है उसको खराब भी आप करेंगे और उसका विकसित होने का फायदा वो भी आप उठाएंगे और नुकसान तीसरी दुनिया ही उठाएगी। अमेरिका ने अपने को आपको अलग कर लिया उस मुहिम से पूरी से, जो पर्यावरण को सुधारने की मुहिम है। तो ये चीजें जो है ये भी यूएन के अंदर उठनी चाहिए थी और वो उठी है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री ने इन चीजों के ऊपर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। और प्लास्टिक की जहां तक बात की प्रधानमंत्री ने, बहुत से देशों ने उस पर पाबंदी लगा दी है सिंगल यूज प्लास्टिक, हमारे यहाँ भी लगने जा रही है। बार बार प्रधानमंत्री निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जो राज्य सरकारें हैं उस पर कदम भी उठा रही हैं और मुझे लगता है कि इस पर होना भी चाहिए। और इस जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम जो हो रहा है कि पिछले लगभग 2 दशक में जो हमारी समुद्री प्रजातियां हैं, वो अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लगभग जो 37% प्रजातियां लुप्त हो गई जी, ये इसका खतरा है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स जो पिघलेंगे, अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है 2 या 3 दिन पहले ही, वो बता रही है कि अगर ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे, खासतौर से एशिया के जो ग्लेशियर्स हैं, अगर ये पिघले तो समुद्र का जलस्तर जो है वो लगभग 1 मीटर तक ऊपर हो सकता है। और ऐसे में आप समझिए कि बांग्लादेश है, भारत का जो निचला हिस्सा, मुंबई, इस तरीके की जो समुद्र तटीय हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये दुनिया के सामने नए तरीके का संकट पैदा होगा, इससे विस्थापन बढ़ेगा, दुनिया के ऊपर आर्थिक संकट बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे इसको ठीक करने के लिए जो विकसित देश हैं पहले उनको करनी होगी और उनको ही सबसे ज्यादा संसाधन उसमें जुटाने होंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपना हिस्सा तो रखा ही, अब बात कही भी कि भाई हमारा जो है इस दुनिया को बिगाड़ने में योगदान बहुत कम है, हम तो बल्कि सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। तो बाकी दुनिया जो है, जो खासतौर से विकसित देश हैं, वो इस पे प्रयास करें कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को बिगाड़ा है तो दुनिया को सुधारने के लिए भी वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के आज बात हुई है, दहशतगर्दी, दो मतलब माहौलियात और दहशतगर्दी, यही अगर हम देखें तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्पीच का बुनियाद रही, बेस रहा कि इसके इर्द गिर्द ही उनकी बात हुई। बहुत सारी चीजों को इसी से जोड़ते हुए उन्होंने छुआ है। दहशतगर्दी पर हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं, अभी पहले भी बात की, लेकिन जब ट्रंप के साथ मुलाकात होती है, ट्रंप स्पीच में कहते हैं कि खास तौर से इस्लामिक जो दहशतगर्दी है, कट्टर इस्लामिक दहशतगर्दी, उससे निपटना दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कभी इस तरह के अल्फाज का जिक्र नहीं करते, लेकिन दहशतगर्दी को टारगेट करते हैं। तो कैसे हम देखें, है तो वही जो जिहादी दहशतगर्दी है, जो ब्रेन वॉश करके तैयार किए गए दहशतगर्द हैं, जो दुनिया पर कब्जा जमाने की या एक विचारधारा को प्रमोट करने की दहशतगर्दी है, वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे काम करती। देखिए, असल में ट्रंप को जो है वो सूट करता है काफी इस्लामिक आतंकवाद शब्द, और उसकी अपनी उनकी अंदरूनी राजनीति भी है, वैश्विक राजनीति भी है। जहां तक इस तरीके के आतंकवाद का सवाल है कि ठीक है कि तमाम आतंकवादी संगठनों में ऐसे संगठन भी हैं जिनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, या जो इस्लाम को मानने का दावा करते हैं, वो भी हैं। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि यही संगठन जिनकी आज बात की जा रही है, जिनको आज इस्लामिक आतंकवाद का कहा जा रहा है, ये सब वन टू ऑल, ये सब अमेरिका के पाले पोसे हुए हैं। और खुद ट्रंप साहब जो है वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस तरीके का आरोप लगा चुके हैं कि अमेरिका ने ISIS को पैदा किया और उसको मदद पहुंचाई, इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका का ही एजेंट था, CIA का ही एजेंट था, और अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाओं से लड़ने के लिए उसको अमेरिका ने पैदा किया, और वही फिर उसके लिए मुसीबत बन गया। बगदादी के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि वो भी अमेरिका का ही एजेंट था। और ये खबरें बीच में आई हैं कि सीरिया में बशार अल असद की सरकार को गिराने के लिए इजराइल और अमेरिका जो बाकायदा उसको वहां समर्थन दे रहे हैं सीरिया में। तो ये चीजें आप देखिए, भारत ने हाउडी मोदी जब कार्यक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री ने भले ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इशारा किया पाकिस्तान की तरफ कि 26/11 और 9/11 के जो षड्यंत्र करता है वो कहाँ हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने
उसके अगले ही दिन इमरान खान को कह दिया कि मेरे अच्छे दोस्त हैं। और जब भारत के एक पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि ईरान सबसे बड़ा आतंकवाद का है, मतलब पाकिस्तान को बचा गए। तो हमको ये चीज देखनी होगी कि किस तरीके से आतंकवाद के नाम पे अमेरिका जो है उलझवासियां करता रहा है। तो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई में जो है वो ओसामा बिन लादेन CIA का एजेंट था, इसके सबूत कहां है सर? ये तो कहने वाली बात है ना। हम जानते हैं सिर्फ इतना जो कि चर्चाओं में रहा है, जो कि यहां वहां से पढ़ा गया है। देखिए सब सबूत हैं और दुनिया के सामने सब सबूत है। मैं तो कह रहा हूं ना कि ट्रंप साहब ने खुद कहा, मतलब हिलेरी क्लिंटन के ऊपर अपने पिछले चुनाव प्रचार में ही उन्होंने आरोप लगाए थे कि ISIS को जो है वो अमेरिका ने पाला पोसा। और ये वहां चुनाव में मुद्दा बना था हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ। तो सारी चीजें हैं, सब पब्लिक डोमेन में है, कोई चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। और अमेरिका जो है आप किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? पहले आतंकवाद की बिना सबूत के आप नहीं बोल सकते ना ऐसे। क्या सबूत? चुनावी रैलियों या चुनावी इल्जामात को आपकी बिना पर तो आप नहीं बोल सकते। चुनावी इल्जामात आप छोड़ दीजिए, मुझे आप बताइए वियतनाम में 30 साल तक जिस मुल्क ने नापाम बम बरसाए हों, आप उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? वो आतंकवाद नहीं है। और यमन में जो यमन में जो सऊदी अरब कर रहा है उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल आतंकवाद है सऊदी अरब जो कर रहा है। यमन में जो सऊदी अरब कर रहा है बिल्कुल सऊदी अरब जो कर रहा है वो आतंकवाद है। और सऊदी अरब को समर्थन कौन दे रहा है? सऊदी अरब की तरफ से पैरवी कौन कर रहा है? अमेरिका ही कर रहा है ना। तो ये चीजें देखनी होंगी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, पर मुझे एक चीज अभी जो अमलेंदु जी लगातार बोल रहे हैं, मुझे इसमें एक चीज कहनी थी। अगर हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने आतंकवाद का समर्थन किया, और एक चीज जिसे मैं लगातार नोटिस कर रही हूँ, पता नहीं दुनिया में कितने लोगों में आप में से इसको नोटिस किया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है तब से दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं जी। और साथ ही साथ ISIS जैसे जो संगठन थे उनको वो आप देखिए वो लगभग गायब हो चुके हैं। जी मैं सीमा जी की बात को थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ाते हुए, अमलेंदु जी आप जो बात कह रहे हैं ना, जो थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग जो देते हैं, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई, देखिए इस्लामिक दहशतगर्दी शब्द हो सकता है ठीक नहीं, लेकिन मुस्लिम दहशतगर्दी तो कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो इसलिए कि जब अल बगदादी इराक में एक वर्ग विशेष को, मुसलमानों के एक वर्ग विशेष को मार रहा है, तो उसको मुसलमानों का खलीफा लोग कहने लगे थे। यहां से भी एक चिट्ठी जाती है कि भाई हिंदुस्तान से भी, आप भी जानते हैं ना अमलेंदु जी, एक मदरसे के चीफ ये चिट्ठी लिखते हैं कि हम आपकी खिलाफत को कबूल करते हैं, लेकिन जब उसने दूसरों को मारना शुरू किया या और आगे बढ़ा, तो फिर आप कहने लगते हैं कि वो तो यहूदियों का एजेंट है। तो ये भी दो तरफा दोगला जो रवैया है ना, इसको उससे भी बाज आना चाहिए। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी भले ही नाम ना ले, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को एड्रेस करने का, इस बात को इंकशाफ करने का, उसको खोलने का वक्त भी तो आ गया है। आलमी दहशतगर्दी क्या है? सिर्फ अमेरिका की तैयार की हुई है एक विचारधारा है, वहाबिज्म है ना, उसको भी तो कंट्रोल करना है। देखिए वहाबिज्म एक विचारधारा है, ठीक है, लेकिन क्या वहाबिज्म ही आतंकवाद है? आप मुझे बताइए कि इसमें चर्चा होनी चाहिए ना। इसको क्यों छुपा लिया जाता है? आपने पूरा जो है अमेरिका पर मार दिया, आपने पूरा जिम्मेदारी अमेरिका को दे दी, लेकिन जो एक विचारधारा है, पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर इसलिए डाल रहा हूं कि दुनिया में जिस तरीके का आतंकवाद देखने को मिल रहा है, जिसको आतंकवाद कहा जा रहा है, उस तरीके के आतंकवाद को पनाह और प्रश्रय अमेरिका ने दिया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए जिस तरीके का आतंकवाद आप आज देख रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी सबसे बेहतरीन प्रश्रय देता है सर। उससे पहले क्या बात करें, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पहले क्या बात देखिए अमलेंदु जी नेगेटिव विचारधारा के आदमी आज बैठ के सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। एक वक्फा लेना पड़ रहा है। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जी सलाम का एक ऐसा मंच है जिससे इस तमाम बातों, क्योंकि मुसलमान बड़े खुश होते हैं जब अमेरिका पे सारा दारो मदार, अमलेंदु जी को सुनकर इसको देखने वाले बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये अमेरिका ही है सारा विलेन, लेकिन यहां पर हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा और जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको निकालना पड़ेगा, जिसको एड्रेस चाहे ट्रंप ने किया हो या वजीर आजम मोदी करते हैं। पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा इसके लिए, किसी भी रूप में वजीर आजम कहते हैं, तो किसके लिए? उसकी खुलकर बात होनी चाहिए, उसको खुलकर बात होनी चाहिए इस छोटे से वक्फे के बाद।